हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। और आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस के पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ एआरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विश्व भूगोल में। नेक्स्ट हम चल रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि यार उसके पैर तो वो तो हमेशा हवा में बातें करता है, उसके पैर तो ज़मीन पर टिकते ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी अभी तक ऐसा ही कुछ चल रहा था। हम कर रहे थे हवा में बातें, मतलब हम बातें कर रहे थे अभी तक सूर्य की बातें कर रहे थे, चंद्रमा की बातें कर रहे थे, अंतरिक्ष की बातें कर रहे थे, हम ब्रह्मांड की बातें कर रहे थे, हम कर रहे थे ग्रहों के बारे में बातें। लेकिन आज हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी की बात। और पृथ्वी में भी एक कदम मैंने आपको आगे की ओर ले चलने की कोशिश किया है। हम बात करेंगे पृथ्वी से भी नीचे, यानी कि पृथ्वी के नीचे क्या है। आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाया हूँ मैं, और आपके सिलेबस में भी ये दिया गया है। तो आप लोगों ने पृथ्वी पर गड्ढा तो हमें कभी ना कभी किया ही होगा, चाहे पेड़ पौधे लगाने के लिए या किसी अन्य कारण से। तो लगभग आपने 2 या 3 फीट का गड्ढा खोदा होगा और देखा होगा कि मिट्टी ही निकली है। लेकिन आज हम गड्ढा करेंगे लगभग 6370 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, हम करेंगे आज 6370 किलोमीटर पृथ्वी से नीचे गड्ढा, और देखेंगे कि पृथ्वी के नीचे है क्या और इसकी संरचना किस प्रकार से है। आप अक्सर नाम सुनते होंगे भूकंप का। भूकंप में क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो टकराती हैं एक दूसरे से, और टकराने से क्या होता है, पृथ्वी पर हलचल पैदा होती है, और हलचल पैदा होने से क्या होता है, भूकंप आता है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के नीचे चट्टानें हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने नाम सुना होगा लावा का, ज्वालामुखी का। जब ज्वालामुखी पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर आता है तो एक भयंकर गोले के रूप में मतलब ज्वालामुखी जो होता है वो गर्म होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी के नीचे टेम्परेचर यानी कि तापमान भी है, और जो कि अत्यंत है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे, हमने पढ़ा था उल्कापिंड के बारे में, पढ़ा था मेटियोर्स के बारे में, और हमने ये भी बोला था कि जब वो पृथ्वी की ओर आता है और जब जलने लगता है वायु के घर्षण से, तो वो टूटता हुआ तारा प्रतीत होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक चट्टान के रूप में पृथ्वी से टकरा जाता है, और जिससे पृथ्वी पर चट्टान का निर्माण हो जाता है। अब इन उल्कापिंडों से हमने ये भी बोला था कि डायनासोर जो थे उनकी विलुप्ति हो गई थी, यानी कि वो विलुप्त कगार पे चले गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें तापमान का और ठोस, और यहाँ पर आप देखेंगे घनत्व और दबाव का कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा है। और इसी प्रभाव के कारण पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय भूगणितीय एवं भूभौतिकी संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, अंतर्राष्ट्रीय भूगणितीय एवं भूभौतिकी संघ। तो इस संघ ने एक पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको डिफाइन करने की कोशिश की, और यहाँ पर पृथ्वी को जो आंतरिक संरचना है इसको 3 भागों में विभाजित किया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको विभाजित किया इन्होंने 3 भागों में। 3 भागों में इन्होंने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। पहले भाग को तो बोलते हैं क्रस्ट, भूपर्पटी इसको बोला जाता है। और फिर आपका आता है मेंटल,
इसको आवरण भी बोला जाता है, और सबसे नीचे वाले भाग को बोला जाता है क्रोड, या फिर इंग्लिश में इसको कोर बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जो संरचना है उसके लिए अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि एक पाइथागोरस है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कक्षा 10 में। तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस। इन्होंने कहा था पृथ्वी क्या है, गोल है। इन्होंने पृथ्वी कहा था कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। लेकिन एक आए फिर वैज्ञानिक जिन्होंने सोते हुए पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, जिनका नाम न्यूटन, आप सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने ये कहा था कि इसका आकार नारंगी की तरह है। नारंगी आपने खाई होगी, तो इसका आकार क्या है, नारंगी की तरह है। फिर एक आए जेम्स जीन, जिन्होंने क्या कहा, जो पृथ्वी है वो नाशपाती के आकार की है। जो पृथ्वी की संरचना है वो नाशपाती के आकार की है। तो इतनी चीज़ें आपसे अगर पूछ लिया जाएगा, सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस ने। किसने बोला था कि पृथ्वी का आकार नारंगी की भांति है, तो न्यूटन ने। और नाशपाती के आकार की जो पृथ्वी है वो किन्होंने कहा था, जेम्स जीन ने। तो इतनी चीज़ें हैं, अभी तक आपको समझ लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप इनको कर ले जाना। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो हम पृथ्वी को बना लेते हैं गोल। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, मैंने गोल पृथ्वी बना ली। अब इसका ये क्या होगा, केंद्र। बीच में क्या होता है, किसी भी गोलाकार वस्तु के बीच में होता है केंद्र। तो हमारी पृथ्वी का भी ये क्या है, केंद्र। तो अगर हम इसके अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, तो आपने तरबूज खाया होगा। तरबूज को काट के किस प्रकार से काटते हैं, अगर एक गोल तरबूज है तो आप किस प्रकार से काटते हैं, इस प्रकार से इसको काट लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको खा लेते हैं। यानी कि अगर हमें तरबूज के अंदर का भाग देखना है कि इसके अंदर बीज किस प्रकार का है, ये पका है कि नहीं पका है, ये सड़ा है फिर या फिर सही है, हमको कैसे पता चलता है, जब हम उसको काटते हैं। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर के बारे में बात करेंगे तो हम इसका एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इस हिस्से की हम जानकारी अब लेने की कोशिश करेंगे कि ये इस छोटे हिस्से की अब हम जानकारी लेंगे, ठीक है। और इसी संरचना के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मैंने कहा था अभी कि जो हम बात करेंगे पृथ्वी के अंदर 6370 किलोमीटर नीचे तक की, यानी कि मैंने इस पृथ्वी को क्या किया, इस तरीके से इस गहराई तक काट दिया। अब इसको काटने के बाद मैंने इसको अलग कर लिया, ठीक है। इसको मैं अलग करके अब समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये जो हमने अभी देखा वो इस प्रकार से, जो मैंने छोटा हिस्सा पृथ्वी का लिया था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया। ये देखिए आप। अब मैंने कहा अभी IUGG के द्वारा पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहले भाग को उन्होंने बोला क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी। जो ऊपर का हिस्सा है हमारे पृथ्वी का, ऊपर का हिस्सा, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, या फिर इसको पर्पटी बोलते हैं, भूपर्पटी। भूपर्पटी। जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको हमने बोला मेंटल या फिर आवरण। और जो तीसरा वाला हिस्सा है सबसे अंदर का, उसको हमने बोला कोर या फिर
क्रोड, हिंदी में क्रोड बोलेंगे, अंग्रेजी में कोर बोलेंगे। तो कोर है ये। इस प्रकार से हमारी ये पृथ्वी को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। अब हम इस पर क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, मतलब हम देखते हैं गड्ढे की माप करते हैं कि ये कितना गहरा है। तो अगर इसकी बात करें गहराई की, इसकी हम बात करें गहराई की, तो यहाँ पर होगा 0 किलोमीटर, जो भी हम बात करेंगे कि किलोमीटर में करेंगे आज, तो 0 किलोमीटर यहाँ पर है। और यहाँ पर कितना किलोमीटर है, यहाँ पर है 30 किलोमीटर, और यहाँ पर है 2900 किलोमीटर, और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे है 6371 किलोमीटर। तो ये है पृथ्वी की गहराई, जो कि 6371 किलोमीटर तक है। इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारी पृथ्वी की क्या है, रेडियस है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370, लूसेंट में 6370 दे रखा है। और एक अन्य बुक है जिसका नाम है महेश कुमार बर्णवाल, और उसको यहाँ पर यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में फॉलो किया जाता है, पीसीएस के एग्जाम में भी फॉलो किया जाता है। तो अगर जहाँ पर भी लूसेंट और महेश कुमार बर्णवाल की बुक में कन्फ्यूजन आप देखने को मिलता है, तो वहाँ पर मैंने महेश कुमार बर्णवाल की बुक का रेफरेंस से ज़्यादा प्रीफर कर रखा है। तो जहाँ पर भी मैं इस टाइप का चीज़ें होंगी लूसेंट में जहाँ पर और महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है, उन दोनों में जहाँ पर भी अंतर होगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि लूसेंट की बुक में इसको दे रखा है 34 किलोमीटर, इसको दे रखा है 34 किलोमीटर, यानी कि जो क्रस्ट है, हमारी भू प्रपट्टी है, वो कहाँ तक है, 30 किलोमीटर तक है। और जो आपकी बुक है लूसेंट, उसमें 34 किलोमीटर तक का इसकी गहराई बताई गई है, यानी कि जो एक क्रस्ट है इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। हम इसको इस तरीके से समझेंगे। अब जो ये मेंटल है, आवरण, ये कहाँ तक है, ये है 2900 किलोमीटर तक। और फिर कोर आ जाता है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। ये हमने देखा गहराई के बारे में। अब हम देख लेते हैं भूकंप की तरंगें, और ये किस में होंगी, किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि पृथ्वी के नीचे से जब प्लेटें टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, पृथ्वी पर हलचल पैदा करती हैं, जिससे क्या होता है, भूकंप आता है। अब जब ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है भूकंप, यानी कि पृथ्वी के यहाँ पर पहुंचता है, भूकंप की लहरें जब यहाँ पर पहुंचती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, पृथ्वी के नीचे भी इसकी जो तरंगें हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, और फिर ऊपर आते आते इसकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, भूकंप की जो स्पीड है वो है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलो मैं किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर मैंने लिखा है, आप इसको इस प्रकार से समझ लेना कि मैं अब जो दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या दर्शा रहा हूँ, जो भूकंप की तरंगें हैं उनकी गति क्या है, उनकी स्पीड क्या है, यह है 6.1। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी जो गति हो जाती है 6.9 हो जाती है। और अगर हम नीचे की ओर आएँ तो इसकी जो गति है, ये मेंटल के नीचे आते आते ये 8.1 तक पहुँच जाती है। कहाँ तक, 8.1 तक इसकी गति पहुँच जाती है। और जब हम इसके कोर में चले जाते हैं, पृथ्वी के कोर में, यानी कि और नीचे चले जाते हैं, तो ये इसकी जो गति है वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। किसकी, भूकंप की तरंगों की गति हो जाती है। अब देखो भूकंप की तरंगों की गति, देखो आप यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग है, फिर यहाँ पर अलग है, सब जगह अलग अलग है। इसलिए हमने इन 3 भागों को, पृथ्वी की जो 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसको और सुविधाजनक करने के लिए इसको क्या कहा, सबसे ऊपर वाले भाग को कहा ऊपरी क्रस्ट, इसको हमने कहा ऊपरी क्रस्ट। अब ये क्रस्ट का जो नीचे वाला भाग है इसको बोला हमने निचला
क्रस्ट, इसको हमने बोला निचला क्रस्ट। ये मेंटल देखो, इसको भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो ऊपरी मेंटल और दूसरा हमने कहा निचला मेंटल। और ये जो कोर है इसको भी हमने, इसको बाह्य कोर कह दिया क्योंकि बाहर की तरफ है, बाह्य कोर। और जो इसके नीचे होगा इसको हम बोलेंगे आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। क्यों? क्योंकि हमने भूकंप की जो तरंगें हैं वो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर घटती जा रही हैं, और हमको इसको सुविधाजनक करने के लिए हमने इन जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर को है, इसको दो दो भागों में डिवाइड कर दिया, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब देखो पृथ्वी के नीचे से पृथ्वी के नीचे अगर हम जाते हैं तो घनत्व भी इसके नीचे पाया जाता है। घनत्व इसका, पृथ्वी का कोई ना कोई घनत्व होता है। तो अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो दबाव बढ़ता जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा किसी भी जगह तो वहाँ का घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो घनत्व की बात अगर हम करें, अब हम बात करेंगे घनत्व की। घनत्व को किस में मापते हैं? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इनके घनत्व नीचे की ओर आते आते क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें क्रस्ट की, अगर बात करें तो यहाँ पर घनत्व है आपका 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हम औसत घनत्व कहेंगे। कैसा घनत्व है ये? औसत, एवरेज घनत्व की हम बात कर रहे हैं, 2.7 से 2.9। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर औसत घनत्व है 5.5। मेंटल में घनत्व कितना है? 5.5। और अगर कोर की घनत्व की बात करें तो यहाँ पर घनत्व कितना है? 13। यहाँ पर घनत्व कितना है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये देख रहे हैं कि घनत्व में भी अंतर पाया जा रहा है। दो जगहों का जो घनत्व है, अगर हम ऊपरी क्रस्ट की बात करें या फिर निचले क्रस्ट की, इन दोनों के घनत्व में अंतर पाया जा रहा है। वैसे अगर इसका घनत्व देखें तो यहाँ पर 2.1 होता है और इसके नीचे यहाँ पर अगर देखें तो 3.0 इसका घनत्व होता है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि इनके घनत्व में अंतर है। हम क्या समझ रहे हैं? इनके घनत्व के मध्य क्या है? अंतर है। अब जब ये अंतर है घनत्व के मध्य, तो इनके बीच में क्या पाई जाती है? एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इस प्रकार 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी यानी कि 5 प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है इस भू प्रॉपर्टी पर, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। अब हम वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है वो। देखो सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इन दोनों के बीच जो घनत्व में अंतर पाया जाएगा या फिर जो असंबद्धता पाई जाएगी, उस असंबद्धता को हम कहेंगे कॉर्नोट असंबद्धता। कॉर्नोट असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता है? कॉर्नोट असंबद्धता। अब हम बात करेंगे, देखो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के मध्य भी थोड़ा सा घनत्व में अंतर पाया जाएगा और इन दोनों का जो घनत्व का अंतर होगा उसको हम बोलते हैं मोहोरोविकिक असंबद्धता। ये आपको थोड़े से नाम अटपटे जैसे लग रहे होंगे, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, कॉर्नोट असंबद्धता किन किन के मध्य पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको फिर टिक करना होगा।
अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे टिक कर पाओगे। तो इसलिए आपको इनको क्या करना है, याद करना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना, इसलिए नोट्स कॉपी में नोट करते जाना आप इनको। देखो हमने निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में महारोविकिक असंबद्धता के बारे में बात की। ये जो है ये नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये महारोविकिक नामक एक वैज्ञानिक ने पाई थी या फिर खोजी थी, इसलिए इसी के नाम पर इसको रखा गया है। 1909 में इसको नाम दिया गया। आपसे अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा महारोविकिक असंबद्धता तो 1909। अब देखो ये ऊपरी मेंटल है, ये निचला मेंटल, इनके बीच में भी घनत्व में अंतर पाया जाएगा और इस घनत्व के अंतर को जो असंबद्धता यहाँ पर होगी वो कितनी, उस असंबद्धता को हम बोलते हैं रैपिटी असंबद्धता। रैपिटी असंबद्धता ये कहाँ पर है, आप इस एरो से ये समझ लेना कि ऊपरी मेंटल और निचले वाले मेंटल के बीच में है। इस एरो से आप ये समझ लेना निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में है। इस एरो से आप ये समझ लेना ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में असंबद्धता है। अब निचला और बाह्य कोर में भी तो असंबद्धता होगी फिर, तो इस असंबद्धता को हम बोलते हैं, इस असंबद्धता को बोला जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, अब हमारा लास्ट असंबद्धता बचेगी, डिसकंटिन्यूटी बचेगी बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पाई जाएगी जो असंबद्धता, उसको बोलते हैं हम लास्ट वाले को लेहमैन असंबद्धता। ठीक है भाई, इतनी चीजें हैं जो कि आपको यहां से देखनी है। कितनी असंबद्धताएं हैं भाई, कितनी असंबद्धता मैंने बताई आपको, 5 असंबद्धता। पहले असंबद्धता है कॉर्नोट असंबद्धता, जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य पाई जाएगी। दूसरी असंबद्धता है महारोविकिक असंबद्धता, जो कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाएगी। रैपिटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में पाई जाएगी। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में पाई जाएगी। लेहमैन असंबद्धता बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य पाई जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको, इस चार्ट को बना लें और यहाँ से फिर आपको इसको याद करने में सहूलियत होगी। अब हम कुछ और बातें करते हैं इसी पर। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो क्रस्ट है ये किससे मिलके बना है, मतलब इसके अंदर है क्या क्या चीज़, इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये जो क्रस्ट है, भू प्रॉपर्टी है, इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण वो हो रखा है बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टान, ये भूक्रस्ट है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हो रखा है। और यहाँ पर कुछ तत्व पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा पर। इसको हम अगर हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें, जैसे कि आप व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, कोई भी अंग्रेजी है उसका हिंदी कैसे पढ़ते हैं, इसको हम हिंदी में क्या पढ़ लेंगे, सियाल। क्या पढ़ लेंगे, सियाल। इसी को हम पढ़ लेंगे सियाल। चूंकि इसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है, इसीलिए इसको सियाल परत भी बोला जाता है। कौन सी परत, सियाल परत भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये मेंटल, अब हम इस मेंटल की बात करते हैं। मैंने बोला पृथ्वी में के नीचे क्या है, लावा है। लावा या फिर ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो वो कहाँ से होता है, वो मेंटल से होता है हमारे। तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण वो हो रखा है लावा से। यहाँ पर क्या है,
लावा पाया जाता है या फिर मैग्मा के चैम्बर पाए जाते हैं। लावा मैग्मा के यहां पर चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, लावा मैग्मा के चैम्बर कहां पर पाए जाते हैं? मेंटल में। यहां पर कौन से तत्व की अधिकता है? यहां पर है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सीमा। इसको हम बोल देते हैं सीमा परत। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सीमा परत। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, आप इसको याद कर लेना, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये जो कोर है, यहां पर देखो, यहां पर जो परत पाई जाती है NiFe, नीफे परत, ये क्या है भाई? ये है निकिल। Fe, फेरियम इसको बोलते हैं, फेरियम, यानी कि इसको हिंदी में फिर इसका जो है, ये जो संकेत है ये लोहे का है। निकिल और लोहा यहां पर पाया जाता है, निकिल और लोहा। यहां पर क्या क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहां पर क्या क्या पाया जाता है? सबसे ऊपर में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मैंने लिखा है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो भाई अब यहाँ पर आपकी थोड़ी सी खिचड़ी जैसी बनने लगी होगी, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब ये पूरा हमारा चार्ट बन गया है। इतना ही आपको इस चार्ट से याद करना है और समझना है, अपने बुक में, कॉपी में कहीं पर भी बना लेना है और फिर रिवीजन करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, एग्जाम तक जितनी बार आप कर सको उतनी बार रिवीजन करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। मैंने बोला कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनको भी हमने 2-2 भागों में बांट दिया था, एक ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया था, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। कोर को भी 2 भागों में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। फिर हमने देखा था कि इसकी गहराई, तो क्रस्ट की गहराई कहाँ तक है? 30 किलोमीटर तक, और ये मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक, और जो ये कोर है इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक। इसी को पृथ्वी की त्रिज्या भी बोला जाता है। अब फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो क्रस्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसको हम सियाल परत बोलते हैं। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको हम सीमा नाम से जानते हैं। कोर में निकिल और आयरन पाया जाता है, जिसको हम नीफे के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक कन्फ्यूजन लूसेंट की बुक में और मिलेगा आपको, वो मिलेगा इस सीमा नाम की लड़की से, लड़की नहीं है सॉरी, लेकिन आपको इस सीमा से को लूसेंट की जो बुक है उसमें जो ये सीमा वाली परत है वो क्रस्ट में ही शामिल की गई है। मतलब क्रस्ट में उसने ये कहा है कि क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है सीमा, दूसरा है सियाल। सियाल तो हमने पढ़ा कि क्रस्ट में है ही है, लेकिन मैंने ये बोला कि सीमा जो है वो मेंटल में है, लेकिन लूसेंट की बुक में ये सीमा को क्रस्ट में डाल रखा है। जो कि आपकी महेश कुमार बर्णवाल की बुक है उसमें ये मेंटल के भाग में इस सीमा का नाम रखा गया है। तो इसलिए मैंने भी ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम को मेंटल में रखने की कोशिश कर रखी है और इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश की है। तो आप इसको देख लेना एक बार। फिर हमने देखा कि इनके घनत्व में जब हम नीचे को आते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, जो क्रस्ट है इसका औसत घनत्व कितना है? इसका औसत घनत्व होगा 2.7 से 2.9। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है था ये लूसेंट और वाली बुक पर। लूसेंट वाली बुक में इसमें 2.9 दे रखा है और जो आपकी महेश कुमार बर्णवाल है उसमें 2.7 दे रखा है। इसलिए मैंने दोनों को ले लिया क्योंकि आसपास ही हैं 2.7 से 2.9। अब जो इसका घनत्व है आपसे पूछ लिया जाएगा, मेंटल का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कोर का घनत्व आपसे पूछ लिया जाएगा 13। अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा
कि इनकी असंबद्धता के क्या नाम हैं, तो आप कॉर्नोड, मोहरोविकी, रैपिटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग और लेहमैन किस किस के मध्य है, मैंने एरो करके बताने की कोशिश कर रखी है, आप उसको देख लेना। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप ये आपका जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो होती है पूरी। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके क्या करो, या फिर आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने अब थोड़ा मिटा दिया है तो स्पेस बन गया है हमारे पास। वो ये है कि ये जो क्रस्ट है, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना हिस्सा क्रस्ट घेरता है, तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग क्रस्ट का है। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग क्रस्ट का है, तो 0.5। अगर हम मेंटल की बात करें तो इसका जो आयतन है, इसका आयतन होगा 86%। इसका आयतन कितना है, 86% है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसका आयतन है ये 83 है। कितना है, 83 है। ठीक है, इसको आप 83 करना और इसको आप 16% करना। इसका जो द्रव्यमान है, मेंटल का द्रव्यमान, वो कितना है, 68%। और इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 32%। ये क्या है आप समझने की कोशिश करो। ये टोटल पृथ्वी है, ये पूरी क्या है, पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है। सबसे ऊपरी वाली परत क्या है, क्रस्ट। सबसे ऊपरी वाली परत क्या है इसकी, क्रस्ट है, जो कि ये वाली है। ठीक है, जो कितना भाग आयतन घेरती है, 0.5। फिर मेंटल है जो कि 83% जो है इसका घेरती है आयतन, ये वाला। लास्ट में हमारा बचा कोर, जो कितना आयतन घेरती है इसका, 16%। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ है आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। और कुछ और चीज़ें हैं, एक आध चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ से। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप उसको कर ले जाना। ठीक है, मैंने अभी आपसे बोला कि पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है, हमारा जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है, इसके नीचे प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि, यानी कि आप हर एक 32 मीटर के नीचे जाओगे। जैसे आप 32 मीटर नीचे चले गए, ये 32 मीटर नीचे चले गए तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर आप इससे 32 मीटर नीचे गए, 1 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिर 32 मीटर नीचे गए, 1 डिग्री का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर पृथ्वी का तापमान में वृद्धि कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 32 1 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज़ और पूछी यहाँ से जा सकती है, वो क्या है, उसको भी अब हम देख लेते हैं। भूपटल की रचना सामग्री।
इसका मतलब यह है कि जो हमारी भू प्रॉपर्टी है उस पर कौन से तत्व है और कौन सा तत्व है जो कि सर्वाधिक मात्रा पर पाया जाता है। तो पहले है आपका ऑक्सीजन, फिर है दूसरे नंबर का सिलिकॉन, तीसरे नंबर का है आपका एल्यूमिनियम, चौथे पर है लोहा, फिर पांचवें पर है कैल्शियम, फिर छठे पर है सोडियम, फिर सातवें पर है पोटेशियम, और लास्ट आठवां है वो है मैग्नीशियम। तो ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं वो इस भूपटल पर पाए जाते हैं, जो कि कितने परसेंट है इनकी मात्रा, वो है 98%। 98% तो ये 8 ही तत्व हैं पृथ्वी की भूपटल पर जो कि सर्वाधिक मात्रा पर पाए जाते हैं। इनमें अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कि 46.60% है, 46.60% है जो कि ऑक्सीजन पाई जाती है भू प्रॉपर्टी पर। उसके बाद है सिलिकॉन 27.72%, 27.72% है जो कि आपकी सिलिकॉन पाई जाती है। फिर एल्यूमिनियम 8.13%। तो आपको टॉप 3 अगर पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। फिर उसके बाद लोहा पाया जाता है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से आप इसको भी क्या करें, नोट डाउन कर लें और आगे को याद करने की इनको कोशिश करना, ठीक है। तो हम अब अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी वो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की बात करेंगे आने वाली क्लास में। पृथ्वी में उपस्थित चट्टानों की बात करेंगे, पर्वतों की बात करेंगे, मैदान की बात करेंगे, महासागर, महाद्वीप सभी की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर आप JR क्लासेस यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च पे नहीं आ रहा है, और इसलिए आपको हो सकता है कि वीडियो पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो। लेकिन अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे सब्सक्राइब करके, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही मिल जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा माध्यम क्या है, टेलीग्राम पर आप जाके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पर मैं लिंक डाल देता हूं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं, तो वहां से भी आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करके ये जब सर्च लिस्ट पर आने लगेगी तो आप JR क्लासेस करके ही सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।